क्लाउड रिसेसेस में हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता था। बांस के पत्तों की सरसराहट और शिष्यों के पढ़ने की धीमी आवाजें। वेई वुशियान को हमेशा लगता था कि वह यहाँ के लिए नहीं बना, क्योंकि उसकी आजाद तबीयत गुसु के कड़े नियमों में नहीं बन सकती थी। मगर इस बार बात कुछ और थी। अब वह सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं, बल्कि यिलिंग का क्लैन लीडर, छोटे आ युआन का पिता और लैन क्लैन का एक खास मेहमान था। और यहाँ आने का उसका एक मकसद भी था, एक छोटे से प्यारे बच्चे का दिल जीतना। गेस्ट क्वार्टर्स में वेई वुशियान जमीन पर आराम से बैठा अयुआन को देख रहा था, जो लैन वांगजी का ध्यान खींचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गेगे, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? अयुआन ने लकड़ी की खिलौना तलवार दिखाते हुए मासूमियत से पूछा। सफेद लिबास में सजे 6 साल के वांगजी बिल्कुल सीधे बैठे थे। उन्होंने फौरन कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सुनहरी आंखों से उस बच्चे को देखते रहे। वेई वुशियान मुस्कुराया। अयुआन, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। हमारे वांगजी एक गंभीर छोटे नवाब हैं। वह ऐसे ही किसी खेल के लिए नहीं मानेंगे। तो फिर इन्हें क्या पसंद है? अयुआन ने उदास होकर पूछा। वेई वुशियान ने वांगजी की तरफ देखा। बताओ वांगजी, क्या तुम्हें कहानियां पसंद है या म्यूजिक? मैं तुम्हारे लिए कुछ बजा सकता हूँ। वांगजी खामोश रहे। वेई वुशियान ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा पैकेट निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है इसमें क्या है? अगर तुमने मेरा यह तोहफा ले लिया तो समझो हम दोस्त बन गए। वांगजी ने कुछ पल उस पैकेट को देखा, फिर झिझकते हुए अपने छोटे हाथ आगे बढ़ाकर उसे थाम लिया। वेई वुशियान खिलखिलाकर हंसा। अयुआन ने खुशी से ताली बजाई। गेगे ने बाबा का गिफ्ट ले लिया, अब हम दोस्त हैं। पैकेट खुलने पर अंदर से जेड का एक बेहद खूबसूरत हेयर पीस निकला, जिस पर बादलों के डिजाइन बने थे। पास खड़े लैन शीचेन ने हैरान होकर कहा, वेई गोंगजी, ये कोई आम चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, वेई वुशियान ने गर्व से कहा। इसे मैंने खास तौर पर वांगजी के लिए यिलिंग के सबसे बेहतरीन कारीगर से बनवाया है। वांगजी ने उस हेयर पीस को बहुत संभाल कर अपने हाथों में रखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। तभी अयुआन ने वेई वुशियान का कुर्ता खींचा। बाबा, क्या वांगजी गेगे बड़े होकर मुझसे शादी करेंगे? यह सुनते ही वेई वुशियान जोर से हंस पड़ा और शीचेन ने भी अपनी मुस्कुराहट छिपा ली। मगर छोटे वांगजी का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया और उन्होंने हेयर पीस को और कसकर पकड़ लिया। तभी वहाँ दाखिल होते हुए लैन चीरेन ने गहरी सांस ली। वेई वुशियान, मेरे भतीजे को बिगाड़ना बंद करो। मैं तो उसे मोहब्बत के बारे में सिखा रहा हूँ, लाओशी, वेई वुशियान ने शरारत से कहा और वांगजी की तरफ देखकर आंख मारी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मजाक में कही ये बातें एक दिन सच होने वाली थी। जैसे जैसे दिन गुजरे, क्लाउड रिसेसेस में मेहमानों की आमद बढ़ती गई। लैन क्लैन के बुलावे पर कई बड़े कबीले अमन और भाईचारे की बातें करने यहाँ इकट्ठा हुए थे। लैनलिंग का जिन क्लैन सुनहरे लिबास और तड़क भड़क के साथ आया, उनके साथ उनका 12 साल का घमंडी बेटा जिन झिशुआन भी था। वहीं छिंघे के नी क्लैन के वारिस 13 साल के नी मिंगजुए के तेवर अभी से एक फौजी जैसे थे। आखिर में युनमेंग का जियांग क्लैन पहुंचा। जियांग फेंगमियान अपनी उसी पुरानी नरमी के साथ मिले, जबकि मैडम यू ने हमेशा की तरह वेई वुशियान को एक सख्त निगाह से देखा। क्या तुम यहाँ भी शरारतें कर रहे हो? छोटे जियांग चेंग ने शिकायत की, जिस पर जियांग यानली ने हंसते हुए कहा, अशान, यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। इन सब रस्मों से दूर वेई वुशियान का ध्यान बार बार छोटे वांगजी पर ही जाता था। वह बच्चा इतना शांत और सलीकेदार था कि वेई वुशियान को उसके अंदर एक कशिश महसूस होती थी। उसने देखा कि कैसे वांगजी चुपचाप एक पेड़ के पास खड़े होकर उस जेड हेयर पीस को सहला रहे थे। तभी हॉल के दरवाजे खुले और जिन कबीले के लीडर अपने 5 साल के पोते जिन लिंग के साथ अंदर आए। वह छोटा सा बच्चा सुनहरे कपड़ों में बेहद प्यारा मगर थोड़ा नखरेबाज लग रहा था। अयुआन, जो कब से बोर हो रहा था, एक नए हमउम्र बच्चे को देखकर खुशी से उछल पड़ा। वह फौरन दौड़कर उसके पास गया। मैं अयुआन हूँ, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जिन लिंग ने थोड़ा अकड़ कर कहा, मैं जिन रुलान हूँ, लेकिन तुम मुझे जिन लिंग कह सकते हो। वेई वुशियान ने बड़े बूढ़ों से कहा, अरे बच्चों को आपस में खेलने दीजिए, हम अपनी सियासी बातें बाद में भी कर सकते हैं। दोनों बच्चे आंगन की तरफ दौड़ गए। शुरू में हिचकिचाने के बाद जिन लिंग भी अयुआन की मासूमियत के आगे पिघल गया और दोनों हंसते खेलते दौड़ने लगे। वेई वुशियान दबे पांव हॉल से निकलकर वांगजी के पास आया, जो चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे। क्यों वांगजी, अयुआन का नया दोस्त कैसा लगा? वांगजी ने अपनी सुनहरी आंखें घुमाई और धीरे से कहा, ये बहुत शोर मचाते हैं। वेई वुशियान ठहाका मारकर हंसा, तुम्हें आदत हो जाएगी, आखिर आगे चलकर तुम्हें एक ही परिवार का हिस्सा बनना है। यह सुनते ही वांगजी का चेहरा एक बार फिर सुर्ख लाल हो गया और उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन अपनी नन्ही हथेलियों में उस जेड हेयर पीस को अब भी दिल के करीब छुपा रखा था। वेई वुशियान ने उन्हें देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने तो यह तोहफा बस एक खेल खेल में दिया था, पर यह देखकर कि वह बच्चा इसे कितनी शिद्दत से संभाल रहा है, उसे लगा जैसे उसने अनजाने में ही वांगजी के दिल में अपने लिए एक हमेशा रहने वाली जगह बना ली थी। बड़े बुजुर्गों की बैठक अभी भी हॉल में चल रही थी, लेकिन बाहर आंगन में बच्चों की अपनी ही एक अलग दुनिया सज रही
रही थी। वेई वुशियान एक खंभे से टेक लगाए आयुआन और जिन लिंग को खेलते हुए देख रहा था। वहीं छोटा वांगजी एक पेड़ के साए में चुपचाप खड़ा सिर्फ उन्हें निहार रहा था। वेई वुशियान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने सोचा, चलो इस शांत बच्चे को भी खेल में शामिल किया जाए। आयुआन सीधे खड़े रहो। जिन लिंग ने अपनी लकड़ी की ट्रेनिंग तलवार थामते हुए थोड़े रोब से कहा, अगर ताकतवर बनना है तो इसे मजाक मत समझो। आयुआन ने फौरन हामी भरते हुए सिर हिलाया। जी उस्ताद जिनलिंग। वेई वुशियान अपनी हंसी रोक नहीं पाया। यह छोटा जिन अभी से बिल्कुल अपने बड़ों की तरह सख्त बनने की कोशिश कर रहा है। उसने वांगजी की तरफ देखा और आवाज लगाई, अरे वांगजी, तुम बस वहाँ खड़े ही रहोगे या हमारी कुछ मदद भी करोगे? जिन लिंग को हराने के लिए आयुआन को एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है। वांगजी ने अपनी शांत नजरों से वेई वुशियान को देखा, फिर वह धीमे कदमों से चलते हुए आयुआन के पास आकर रुक गए। तुमने इसे गलत पकड़ा है। वांगजी ने अपने नन्हे हाथों से आयुआन की तलवार पकड़ने का तरीका ठीक करते हुए कहा। आयुआन की आंखें चमक उठी। पहले मैं सिखा रहा था इसे। वांगजी ने बिना कुछ कहे जिन लिंग की नाराजगी का सामना इतनी संजीदगी से किया कि वह छोटा बच्चा थोड़ा झेंप गया। वेई वुशियान मुस्कुराया, वाह, तो क्या अब यहाँ एक दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा? आयुआन, क्या तुम दोनों के बीच एक छोटा सा मैच हो जाए और हमारे वांगजी इसके जज रेफरी बनेंगे? जिन लिंग ने सीना तान कर कहा, मैं नहीं हारूंगा। आयुआन ने शरारत से जीभ चिढ़ाई। देखते हैं। दोनों बच्चों के बीच का यह मुकाबला जितना दिलचस्प था उतना ही मजेदार भी। जिन लिंग संजीदा तो बहुत था, मगर अभी छोटा होने की वजह से अपना संतुलन ठीक से नहीं बना पा रहा था। दूसरी तरफ आयुआन फुर्तीला था और हमले करने के बजाय बस यहाँ वहाँ छिपकर खुद को बचा रहा था। भागना बंद करो। जिन लिंग चिढ़कर चिल्लाया, पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ। आयुआन खिलखिलाया। वांगजी ने एक हल्की सी सांस ली और बोले, यह सही तरीका नहीं है। वेई वुशियान ने ताली बजाई। वांगजी बिल्कुल ठीक कह रहा है। आयुआन, भागो मत, कम से कम एक बार तो हमला करो। आयुआन ने बात मानी और अपनी लकड़ी की तलवार लेकर आगे बढ़ा ही था कि जिन लिंग का पैर फिसल गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। दोनों के बीच कोई टक्कर भी नहीं हुई थी। पल भर के लिए वहाँ खामोशी छा गई। फिर आयुआन जोर से हंस पड़ा। जिन लिंग, तुम तो खुद ही गिर गए। जिन लिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरा पैर फिसल गया था। यह कोई जीत नहीं हुई। मगर हमारे निष्पक्ष जज वांगजी ने सीधे लफ्जों में अपना फैसला सुनाया। आयुआन जीत गया। यह नाइंसाफी है। जिन लिंग ने पांव पटके। अब वेई वुशियान से अपनी हंसी नहीं रोकी गई। अरे छोटे जिन, बुरा मत मानो, अगली बार तुम जीत जाना। आयुआन को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने आगे बढ़कर जिन लिंग का हाथ थाम लिया। हम बाद में फिर से खेलेंगे, ठीक है? जिन लिंग ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, पर अगली बार मैं पक्का जीतूंगा। मुझे इंतजार रहेगा, उस्ताद जिन लिंग। आयुआन ने मुस्कुराकर कहा। जिन लिंग ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे उस नाम से बुलाना बंद करो। जब बच्चे आपस में बातें करने लगे तो वेई वुशियान घुटनों के बल वांगजी के पास बैठ गया। तो वांगजी, तुम्हें हमारा आयुआन कैसा लगा? वांगजी ने अपनी पलकें झपकाकर ऊपर उसकी तरफ देखा। वह बहुत नेक है। वेई वुशियान ने गर्व से कहा। वह तो है, और वह बहादुर भी है, बिल्कुल मेरी तरह, है ना? वांगजी कुछ पल खामोश रहे, फिर बहुत ही धीमे से बोले, नहीं। वेई वुशियान ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, नहीं का क्या मतलब? उसे सिखाया तो मैंने ही है। वांगजी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, मगर इस बार उनके होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे थे। तुम तो मेरा दिल ही तोड़ देते हो वांगजी। वेई वुशियान ने एक लंबी सांस लेते हुए मजाक किया। वांगजी ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन वेई वुशियान उस छोटे से बच्चे की आंखों में छिपी खुशी को साफ महसूस कर पा रहा था। और न जाने क्यों इस मामूली सी बात ने उसके दिल को एक अनजानी खुशी से भर दिया। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते वे मासूम बच्चे अब काबिल और जांबाज कल्टीवेटर्स बन चुके थे। दुनिया बदल चुकी थी और उनके साथ वे खुद भी। वेई वुशियान अब 31 साल का हो चुका था, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया में उसका रुतबा आज भी एक पहेली जैसा था। यिलिंग क्लैन के लीडर के तौर पर उसका असर बहुत दूर तक फैल चुका था। लोग उसे इज्जत और खौफ दोनों के साथ यिलिंग लाओजू कहते थे। एक ऐसा जीनियस जिसने दुनिया के बनाए बंधनों को तोड़कर अपना एक अलग रास्ता बनाया था। वहीं आयुआन अब 18 साल का एक नौजवान बन चुका था। वह अब वेई वुशियान का कुर्ता पकड़कर चलने वाला बच्चा नहीं था, बल्कि उसे अपने पिता से वही झानत, बेबाकी और वफादारी विरासत में मिली थी। ताबीज और रूहानी ताकत पर उसका काबू इतना गजब का था कि उसे अपनी पीढ़ी का सबसे होनहार कल्टीवेटर माना जाता था।
उसके साथ ही खड़ा था 18 साल का लैन वांगजी, जो सादगी, कड़े अनुशासन और बेपनाह ताकत की मिसाल था। गुचिन और तलवारबाजी में उसकी महारत ने उसे अपने कबीले का गौरव बना दिया था और उसे आने वाले वक्त का हान गुआंग झुन कहा जाने लगा था। भले ही वह कम बोलता था, पर उसकी शख्सियत में एक कमाल का रोब था और उसकी सुनहरी आंखें हमेशा की तरह तेज थीं। आज उनका यह सफर उन्हें यूनमेंग के घने जंगलों में ले आया था, जहाँ किसी साए की खबर मिली थी। आज रात वे शिकार पर थे। आसमान में चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, जिससे पूरा जंगल रोशन था। चारों तरफ पत्तों की सरसराहट थी, मगर इस सब के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जिनलिंग, मेरे करीब रहना, अयुआन ने आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा। 18 साल का जिनलिंग चिढ़कर बोला, मुझे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, अयुआन ने मजाक उड़ाया, पिछली बार तो तुम खुद अपने ही पैरों से उलझकर गिर गए थे। जिनलिंग का चेहरा लाल हो गया। वह सिर्फ एक बार हुआ था। बस करो, वांगजी की आवाज धीमी मगर बेहद सख्त थी, जिसने उनके मजाक को वहीं रोक दिया। कोई आसपास ही है। वेई वुशियान उनसे थोड़ा दूर एक पेड़ के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने जानबूझकर इस शिकार की कमान इन बच्चों के हाथ में सौंप दी थी, ताकि वह देख सके कि इन्होंने क्या सीखा है। यह उनका इम्तिहान था। तभी पेड़ों के बीच से एक बर्फीली हवा का झोंका गुजरा और दूर से एक डरावनी गुर्राहट गूंजी। अयुआन की नजरें पैनी हो गईं। वहां अंधेरे से दो सुलगती हुई लाल आंखें बाहर आईं। वह नफरत और काली ताकतों से भरा एक खूंखार साया था, जिसके पूरे जिस्म पर काली नसें उभर रही थीं। जिनलिंग ने फौरन अपनी तलवार निकाली। चलो, इसे जल्दी खत्म करते हैं। वांगजी ने सिर हिलाया और अपनी तलवार बिछेन को हवा में लहराया। यह बचने न पाए। मुकाबला शुरू हो चुका था। सबसे पहला वार जिनलिंग ने किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी, मगर उस साए ने अमानवीय फुर्ती से खुद को बचा लिया। अयुआन ने फौरन एक ताबीज हवा में उछाला। रुक जाओ! वह जादुई कागज उस साए से जा चिपका और उसकी रफ्तार धीमी हो गई। अब वांगजी, अयुआन ने आवाज दी। वांगजी ने पल भर की भी देर नहीं की। उनका गुच्चिन उनके हाथों में आ गया। उन्होंने बड़ी फुर्ती से उसके तारों को छेड़ा, जिससे रूहानी ताकत की एक जबरदस्त लहर निकली। उस आवाज की चोट सीधे साए पर लगी और वह दर्द से तड़प उठा। वेई वुशियान यह सब देखकर गर्व से मुस्कुराया। ये बच्चे वाकई बहुत काबिल हो गए हैं। यह जंग बेहद मुश्किल थी, मगर उन सब का तालमेल लाजवाब था। अयुआन के ताबीज उस साए को बांधे रख रहे थे। जिनलिंग की तलवारबाजी का वार अचूक था और वांगजी का गुच्चिन उस पर लगातार भारी चोट कर रहा था। कुछ ही पलों में उस खूंखार साए ने एक आखिरी चीख मारी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई। बुरा नहीं था। वेई वुशियान हाथ बांधे उनके पास आते हुए बोला, कम से कम तुम लोगों ने मिलकर काम करना तो सीखा। जिनलिंग ने गहरी सांस ली। बिल्कुल, हम अब बच्चे नहीं रहे। अयुआन मुस्कुराया। इस बात पर बहस हो सकती है। वांगजी ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और वेई वुशियान की तरफ देखा। क्या यहाँ सिर्फ यही एक था? वेई वुशियान ने सिर हिलाया। नहीं, यह तो बस एक शुरुआत थी। असली खतरा तो अभी आगे है। जिनलिंग बड़बड़ाया, मुझे मालूम था कि यह इतना आसान नहीं होगा। अयुआन ने वांगजी को कोहनी मारी। तो वांगजी, दूसरे राउंड के लिए तैयार हो? वांगजी ने उसे एक शांत निगाह से देखा। वेई वुशियान हंस पड़ा। चलो चलो, बढ़ते रहो, अभी रात बहुत लंबी है। और इस तरह वे कल्टीवेटर्स दोस्ती और आपसी मुकाबले के इस रिश्ते को समेटे हुए अपनी अगली चुनौती की तरफ बढ़ गए। जंगल अब रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस बार शिकार पर सिर्फ अयुआन, जिनलिंग और वांगजी ही नहीं थे, बल्कि अलग अलग कबीलों के कई और नौजवान भी अपनी काबिलियत साबित करने यहाँ आए थे। यूनमेंग जियांग क्लैन ने जियांग चाओ और जियांग रुई को भेजा था, जो पानी की तकनीकों में माहिर थे। लैनलिंग जिन क्लैन से जिन चेंग आया था, जो अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाना जाता था। शीशान वेन क्लैन से वेन के था, जो कदमों के निशान पहचानने में माहिर था। वहीं छिंगहे निये क्लैन से निजुन अपनी भारी भरकम तलवार के साथ आया था। इस पूरे ग्रुप की कमान वेई वुशियान के हाथों में थी। उसे इन बच्चों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था, ताकि वह उन्हें सिर्फ लड़ना ही नहीं, बल्कि सही मौके पर सही फैसला लेना भी सिखा सके। अयुआन ने अपने साथियों पर नजर डाली। खबर मिली है कि इस इलाके में कई साए छिपे हैं। हमें 2 टीमों में बंट जाना चाहिए, ताकि हम ज्यादा इलाका छान सकें। वांगजी ने सहमति जताई। ठीक है, 2 बराबर टीमें। जिनलिंग ने हमेशा की तरह मुंह बनाया। बस मैं किसी सुस्त इंसान के साथ न फंसा हूँ। नियजुन मुस्कुराया। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, जिनलिंग? इससे पहले कि बहस बढ़ती, अयुआन ने फौरन टीमें बांट दी। टीम 1 अयुआन, लैन वांगजी, वेन के और जिनचेंग। टीम 2 जिनलिंग, जियांग चाओ, जियांग रुई और नियजुन।
वेई वुशियान ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया और दोनों टीमें अंधेरे में अलग अलग रास्तों पर निकल गईं। अयुआन की टीम घने पेड़ों के बीच बहुत संभल कर आगे बढ़ रही थी। वहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन था जो इस बात का सबूत था कि कोई खतरा बेहद करीब है। वेनके ने जमीन पर झुककर देखा, हाल ही में यहाँ से कोई बड़ी चीज गुजरी है। वांग जी ने अपनी तलवार निकाली, उसकी आंखें बिल्कुल सचेत थीं। होशियार रहो, जिन चेंग ने हवा में बात उड़ाई, हम तैयार हैं। आखिर एक साया हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पेड़ों के पीछे से एक भयानक आवाज आई। एक खूंखार साया नुकीले नाखूनों के साथ उन पर झपटा। अयुआन ने सबसे पहले अपना ताबीज फेंका। बंध जाओ। उस चमकते हुए कागज ने साये के हाथ को जकड़ लिया, जिससे उसकी रफ्तार कम हो गई। वांग जी ने फौरन एक सटीक वार किया और उसकी तलवार ने उस साये के वजूद को चीर दिया। जिन चेंग ने जोश में आकर एक लापरवाही भरा हमला करना चाहा, लेकिन साये ने पलटकर ऐसा हाथ मारा कि वह लड़खड़ाकर पीछे गिर गया। अपने पैर संभालो, अयुआन चिल्लाया। जिन चेंग ने दांत भींचे। मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। वेनके ने फुर्ती से साये का ध्यान भटकाया और सबने मिलकर उसे फौरन ढेर कर दिया। जैसे ही वह साया धुएं में बदला, वांग जी ने जिन चेंग की तरफ देखा और कहा, लापरवाही सिर्फ गलतियां करवाती है। जिन चेंग बड़बड़ाया, मगर उसने आगे कोई बहस नहीं की। अयुआन ने कहा, चलो अब दूसरी टीम से मिलते हैं। जब अयुआन की टीम वहां पहुंची तो जिन लिंग की टीम पहले से ही एक साये से लोहा ले रही थी। वह साया बहुत फुर्तीला था, जो पेड़ों के बीच इतनी तेजी से भाग रहा था कि उस पर वार करना मुश्किल था। एक जगह टिककर खड़े रहो, जिन लिंग चिल्लाया और अपनी तलवार हवा में भांजी। जियांग रुई ने सही वक्त पर पानी की एक ढाल बनाकर साये के हमले को रोका। हमें किसी बेहतर तरकीब की जरूरत है। निएजुन मुस्कुराया और अपनी भारी तलवार को कसकर पकड़ा। मैं इसे एक जगह रोकता हूँ। बिना जिन लिंग के जवाब का इंतजार किए निएजुन आगे बढ़ा और उसने अपनी भारी तलवार जमीन पर दे मारी। उस जबरदस्त धमाके से जमीन हिल गई और वह साया कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ गया। जिन लिंग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने एक सटीक वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और देखते ही देखते वह साया राख हो गया। हांफते हुए जिन लिंग ने निएजुन से कहा, अगली बार ऐसा कोई कदम उठाने से पहले मुझे बता दिया करो। निएजुन हंसा, अगर बता दिया तो फिर मजा कैसा। जैसे ही दोनों टीमें एक जगह इकट्ठा हुई, वेई वुशियान अंधेरे से बाहर आया और तालियां बजाने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे यह बताओ कि आज तुम सबने क्या सीखा। जिन लिंग ने हाथ बांधकर कहा, यही कि कुछ लोग बहुत लापरवाह होते हैं। निएजुन ने कहा, यह कि मिलकर काम करना जरूरी है। वांग जी ने सीधे लफ्जों में कहा, हमला करने से पहले रणनीति तय होनी चाहिए। अयुआन मुस्कुराया, और यह कि हर दुश्मन से निपटने का तरीका अलग होता है। वेई वुशियान की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही, शिकार सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह सही तालमेल और वक्त के हिसाब से खुद को ढालने का हुनर है। सभी नौजवानों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपनी गलतियां और सीख समझ आ चुकी थी। तो फिर वेई वुशियान ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अगले दौर के लिए कौन कौन तैयार है। पूरे जंगल में बच्चों की एक मिलीजुली कराह गूंज उठी, लेकिन थकावट के बावजूद उनकी आंखों में एक नया जोश था। यह रात अभी खत्म नहीं हुई थी। साये के खत्म होने के बाद भी जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कल्टीवेटर्स थके जरूर थे, मगर उनकी तलवारें अब भी उनके हाथों में कसी हुई थीं। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वेई वुशियान ने लापरवाही से अंगड़ाई ली। हवा में उसकी लाल आस्तीन लहराई। चलो, तुम सब जिंदा बच गए, यह भी कम नहीं है, उसने मजाक किया। जिस पर जिन लिंग ने उसे घूर कर देखा और वांगजी ने धीमे से अपना सिर हिला दिया। अयुआन ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, शिजुन, आप कुछ ज्यादा ही मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, तुम बच्चों को मुसीबत से बचना सिखाना मेरा ही तो काम है, वेई वुशियान ने हंसते हुए कहा। फिर अचानक उसके तेवर गंभीर हो गए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इस जंगल की गहराइयों में कोई और भी है जो इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, वांगजी ने संजीदगी से कहा। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, ठंडक अचानक बहुत बढ़ गई। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो चांद की रोशनी में नुकीले नाखून फैलाए खड़े हों। जमीन पर एक घने कोहरे की चादर बिछ गई थी। यहाँ काली ताकतों का असर बहुत गहरा है, वेनके ने फुसफुसाकर कहा। मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। जियांग रुई थोड़ा कांपी। तभी हवा में एक डरावनी और जहरीली सरसराहट गूंजी। चले जाओ, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सावधान, अयुआन चिल्लाया। कोहरे को चीरते हुए कई डरावने साये बाहर निकल आए। वे रूहानी सिपा थे जो सालों से इस जंगल में कैद थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जिन चेंग का चेहरा उनके नाखूनों से बाल बाल बचा। जिन लिंग ने फौरन अपनी तलवार से वार किया, मगर वे साये कटने के बाद दोबारा हवा में जुड़ जाते और एक खोखली हंसी हंसते। वांग जी ने बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार बिछेन से जमीन पर एक जबरदस्त रूहानी वार किया।
जिससे सुनहरी रोशनी का एक घेरा बन गया। वे रूहानी सिपाही उस पवित्र ताकत से तड़प उठे। लैन कबीले की तकनीकें इन पर असर कर रही हैं, आयुआन ने चिल्लाकर कहा। सिर्फ ताकत मत लगाओ, अपनी रूहानी ऊर्जा का इस्तेमाल करो। जंग चाओ ने फौरन पानी की एक चमकदार ढाल बनाई, जिससे टकराकर एक साया वहीं धुएं में बदल गया। मगर नियेझुन को मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उस भारी तलवार सायों को काटने में नाकाम थी। पीछे हटो, वेई वुशियान की रोबीली आवाज गूंजी। उसने फौरन अपनी बांसुरी चेनचिंग को होठों से लगाया। एक दर्द भरी और भारी धुन हवा में तैरने लगी। उस आवाज का असर ऐसा हुआ कि वे सारे साये अपने सिर पकड़कर चीखने लगे और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गए। वेई वुशियान ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी हटाई। इसे कहते हैं सही तरीका। तभी आयुआन की नजर जमीन पर पड़ी, जहां एक पुराना लॉकेट चमक रहा था। उसने उसे उठा लिया। ये कोई आम बात नहीं है, ये साये जरूर किसी चीज की हिफाजत कर रहे थे। वेई वुशियान ने लॉकेट को करीब से देखा। ये कोई मामूली जेवर नहीं, बल्कि एक सील है, यानी यहाँ किसी चीज को कैद करके रखा गया है। वे सब उस लॉकेट के इशारे पर जंगल के और अंदर पहुंचे, जहां पत्थरों से बनी एक पुरानी ढह चुकी इमारत दिखाई दी। दीवारों पर जंगली बेलें उगी हुई थीं। वांगजी ने आगे बढ़कर उन बेलों को हटाया तो अंदर कुछ पुरानी लिखावट नजर आई। यह एक प्राचीन पहरे का मंत्र है। वेई वुशियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। यह सिर्फ पहरा नहीं है, बल्कि एक कैद करने वाला घेरा है। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी बंद है वह बेहद खतरनाक है। वेई वुशियान ने एक ताबीज निकालकर दीवार पर लगाया और अपनी ताकत से उसे जगाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आयुआन के हाथ में मौजूद वह लॉकेट तेजी से चमकने लगा और पूरी जमीन पूरी तरह हिल गई। इमारत की दीवारें चटक गईं और उनमें से एक गहरा काला धुआं निकलकर इंसानी शक्ल में हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थीं। आयुआन फौरन कनिष्ठों के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उस साये की आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी। मैं गुजरे हुए वक्त का एक हिस्सा हूँ, एक ऐसा रखवाला जिसे दुनिया भूल चुकी है। किस चीज के रखवाले? वांगजी ने अपनी तलवार कसते हुए पूछा। साया अजीब सी हंसी हंसा। उस इल्म और ताकत का जिसे कभी आजाद नहीं होना चाहिए था। यहाँ जो चीज कैद है वह सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को तबाह करने वाली है। नौजवानों के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। वेई वुशियान की आंखों में संजीदगी आ गई। अब तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई है। उस साये ने वेई वुशियान की तरफ देखा। तो फिर होशियार रहो येलिंग लाओजू, जो रास्ता तुम चुन रहे हो वह सब कुछ बदल सकता है। वह काला धुआं उनकी तरफ बढ़ा, मगर वेई वुशियान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी उंगलियां बांसुरी पर थीं, लेकिन उसने उसे बजाया नहीं, बस गौर से देखता रहा। आयुआन ने पूछा, अगर तुम रखवाले हो तो साफ साफ बताओ कि यहाँ क्या माजरा है? साये ने कहा, जो यहाँ दफन है फिक्र उसकी नहीं, बल्कि उसकी करो जो शुरू हो चुका है। एक पुरानी जंग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वह बस सही मौके के इंतजार में सोई रहती है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। उस साये के धुएं में कुछ पुरानी तस्वीरें तैरने लगी। कल्टीवेटर्स के बीच चलती हुई जंग, काली ताकतों से झुलसती हुई जमीन और एक अनजान शख्स जो हाथ में अजीब सी ताकत लिए खड़ा था। एक ऐसी ताकत जिसे यहाँ सिर्फ छुपाया गया था, मिटाया नहीं गया था, और अब कोई उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। साये ने आगाह किया। वांगजी और वेई वुशियान ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गए कि कोई जानबूझकर इस आफत को दोबारा बुलावा दे रहा है। धीरे धीरे वह साया कमजोर होने लगा। उसने गायब होने से पहले वेई वुशियान से कहा, तुम जो उजाले और अंधेरे दोनों के रास्तों को जानते हो, शायद सिर्फ तुम ही इतिहास को खुद को दोहराने से रोक सकते हो। मगर याद रखना, हर दुश्मन अपना असली चेहरा लेकर सामने नहीं आता। इन आखिरी अल्फाज के साथ वह साया हवा में पूरी तरह गायब हो गया। वेई वुशियान ने एक गहरी सांस ली और वांगजी की तरफ देखा। क्यों वांगजी, तुम्हारा क्या ख्याल है? वांगजी ने हमेशा की तरह सीधे शब्दों में कहा। आयुआन मुस्कुराया। मुझे लगता है वांगजी गेगे का मतलब है कि अब हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वांगजी ने मलबे को एक आखिरी बार देखा और कहा, हमें फौरन गुसु लौटकर बड़ों को इस बारे में बताना चाहिए। वेई वुशियान ने सबको थपकी दी। ठीक है, आज तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। अब आराम करो, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें इससे भी बड़े तूफान का सामना करना पड़ सकता है। आयुआन और जिन लिंग ने एक दूसरे को देखा। आगे जो कुछ भी आने वाला था वे उसके लिए तैयार थे।